बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सानिया लाहौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम सोगवार है, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मालदीव की आवाम के साथ जश्न मनाने पहुंच गए। वज़ीर आज़म को मालदीव में गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज खुशी से शाद हैं और ट्विटर पर मुखालिफिन को ताने भी दिए जा रहे हैं। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बात करेंगे तो इमरान खान की होगी, जिसमें 40 साल पुरानी मनी ट्रेल इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। लंदन और बनी गाला की जायदादों समेत तमाम टैक्स गोशवारे भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके। इमरान खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं, मगर दस्तावेजात अपनी तसल्ली के लिए मंगवाएं। चीफ ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के रिमार्क्स हैं। इनके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान, ऐसा महसूस हुआ कि इमरान खान और नवाज शरीफ के केसेस का जो एक साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें यह करने वाले मुकम्मल नाकाम नजर आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर इस्तीफा दें। सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। याद रहे कि 20 अप्रैल 2017 को आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी शोहरत के हुसूल के लिए पैनामा केस का ड्रामा रचाया है, जिसका बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। एतजाज साहब के मुताबिक JIT बनाकर नवाज शरीफ को राह फरार देने की कोशिश है। कल तक जो पीपल्स पार्टी JIT की मुखालिफत में पेश थी, आज वही पीपल्स पार्टी उसी JIT के गीत गाने लगी है। पैनामा गेट के बाद अकामा गेट की भी बात करेंगे। ऑफशोर कंपनीज के बाद अकामा सामने आने वालों का ना रुकने का एक सिलसिला जो शुरू हो चुका है। इसमें वज़ीर आज़म के बाद इसाक डार साहब हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्जील मेमन हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी अकामा ज़दा ही निकले हैं। आखिर पाकिस्तानी हुक्मरान दुबई में मुलाजमतों के इस कदर दिलदादा क्यों है? जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दफ्तर खारजा की नाइंसाफी ने एक और काबिल और सीनियर ऑफिसर की खिदमात को छीन लिया। भारत में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आखिर वक्त से पहले रिटायरमेंट क्यों ले ली है, इसकी भी अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि CDA का पॉलिसी से हटकर तरक्की शुदा सेक्टर में डेपुटेशन पर आने वालों को प्लॉट देने का इंकिशाफ हुआ है। सेनेट की काबीना कमेटी की कार्रवाई में मजीद क्या अहम इंकिशाफात हुए हैं, वो भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की क्लासा बात करेंगे। वो तो वहां पर आज़ादी की तकरीब थी, मालदीव की, पहुंच गए वहां पर, मगर उस कौम का क्या जिसके वो वज़ीर आज़म हैं, और उस सानहे का क्या है जिस पर पूरी कौम सोगवार है? एक तो ये पहले तो मुबारकबाद दे दें कि चलें इस बहाने उन्होंने नया IG पंजाब लगा दिया है। अब तक वो ढाक पे चल रहे थे। मुश्ताक सुखेरा साहब जिस तरह पुलिस को यहाँ पे एक नलायकी की एक नई दलदल में छोड़ के गए थे, मुश्ताक सुखेरा साहब का भी वो दौर याद रखा जाएगा कि उनके दौर में कि यहाँ पे ये पंजाब पुलिस कितनी हैली पोलिटिसाइज हुई है, वो निकम्मी हुई है, नलायक हुई है। एक होती है ना कि जो लोग वर्दी पहनते हैं, जो मेरा ख्याल अगर मैंने वर्दी पहनी होती, सपोजली अगर मैं पुलिस या मैं फ़ौज में होता तो मैं इसको कैसे लेता कि ये कैसे कि चंद 100 लोग हैं, आपकी हज़ारों की तादाद में आप लोगों ने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, आपने मेडल पहने हुए हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास स्टेट की ताकत है, आपके पास स्टेट की मशीनरी है, आपके पास आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, आपको तमाम फैसिलिटीज़ दे देंगे। DPOs देख लें, DAGs देख लें, इनके मुख्तलिफ इन्होंने फैंसी किस्म का नाम रख लिए, अपनी इन्होंने वर्दियाँ तब्दील करा ली हैं। एक थोड़ी सी ना इनके लिए जो ज़रूरत है हमारी पुलिस को, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन लोगों में मुझे सम टाइम फील होता है कि चंद लोग आते हैं, आपको यहाँ पे मार के चले जाते हैं। पहले उन्होंने इनको मारा, कैप्टन को मारा, कैप्टन मुबीन। ये बड़े यहाँ पे लोग आते हैं, आपको हर दफ़ा मारते हैं, आपके पुलिस के अफसरान को मारते हैं, आपके यहाँ पे उन्होंने सिपाहियों को मारा है। आप आते हैं 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, TV पे आते हैं, हम भी बैठ के यहाँ पे एक कदम मातम की फजा पैदा करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंगली 3-4 दिन बाद बिजनेस एज यूजुअल हम अपनी पुलिस फोर्स के अंदर थोड़ी सी वही ख्वाजा आसिफ वाली बात मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आप लोगों में आनी चाहिए थी। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जो यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है, जो 50-50, 100-100 रुपया ले के आप लोग खड़े हुए, इनको टैंकर आप वो कर रहे होते हैं, उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं, कोई ट्रक, इनकी मैक्सिमम कीमत क्या है जिन लोगों ने वर्दी पहनी हुई है पंजाब में? मैक्सिमम 100 रुपये, 50 रुपये। आप रात को जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आपने पूरी बम्बू की आपने उठाया हुआ ट्रक लेके जा रहे हैं, 100 रुपया दे दे पुलिस वाले को। ये आपको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। अभी एक वीडियो सामने थी, मुल्तान में वाक़या हुआ है। अच्छा, उनके अंदर कहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट है आमिर साहब? ये मुल्तान में अभी एक हमने देखा है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको पुलिस वालों को मार मार के इंस्ट्रक्टर ने मार के जख्मी कर दिया रिक्रूट्स को। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दुनिया का वहद मुल्क है जहाँ पुलिस को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, उनको छितर मार के,
उन पर तशद्दुद करके। और पिछले साल आपको याद होगा हम एक और वीडियो लेके आए थे जिसमें ये मार रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे उनको रिक्रूट्स पे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और मुश्ताक सुखेरा साहब जो पाकिस्तानी तरीक का, पंजाब की तरीक का, जिनको नलायक तरीन आईजी समझा जाता है, उन मसूफ ने कहा था हम इसकी तफ्तीश करवाएंगे, और आज तक उसका कोई आज का पता नहीं। मुल्तान में फिर वहां पे इंस्ट्रक्टर ने मारा है। जो यहाँ पे छितर खा के आपकी पुलिस ट्रेनिंग लेके आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप उनके उस दिन खत्म कर देते हैं जिस दिन आप उनको छितर मारते हैं ट्रेनिंग में, उनको गालियां देते हैं, उनको जलील करते हैं और उनको मट्टी के साथ मट्टी करते हैं। उसके बाद हम इनसे ये तवक्को कर बैठे हैं कि ये इनके सामने खड़े हो जाएंगे। अब KPK पुलिस को कुछ भी कहें, ये आज की नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने ये 10-15 सालों में सबसे ज्यादा दबाव जो आया है ना दहशतगर्दी का, वो KPK पुलिस के है। मैंने कभी KPK के पुलिस वालों को भागते नहीं देखा। पश्तूनों को ये दाद दें आप, जितनी आपको यहाँ पे मिलती हैं सारी की सारी पंजाब पुलिस इस दहशतगर्दी को आके फेस करने में नाकाम रही। रीजन कि जो हमजा शहबाज को इंटरव्यू दे के DPO लगेंगे, घंटे बहर बैठेंगे कि हमने हमजा शहबाज से चिट लेनी है और हमने यहाँ पे बनना है, हमने DPO लगना है, मैंने RPO लगना है, मैंने और क्या CCPO लगना है, ऐसे फैंसी उन्होंने चुन के रख लिए सर, हमें सब ढूंढ लिए। उससे फिर मुझे बताएं उसके बाद वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस कौम को क्यों सीरियस लें, इस मुल्क को क्यों सीरियस लें। लाहौर आपका घर है, 25 लोग मारे गए, मियां नवाज शरीफ साहब जश्न में मालदीव। दुनिया भर में क्या होता है कि आपके घर पे स्ट्रेटी हो जाए, अगर आप बहर भी होते हैं, आप विजिट शॉर्टकट के घर आते हैं। इन्हें पता है कि मेरे यहाँ तबलची भी मेरे जैसे बैठे हैं, दरबारी भी बैठे हुए हैं, और मैं वहाँ पे कुछ अपने बंदे भी छोड़ के आए जो सुप्रीम कोर्ट के बहर वो गला फाड़ फाड़ आपको यहाँ तकरीरें करते नजर आएंगे। आपको तालिबान के खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है सर कल से आप तक, ये जो 3-4 हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के बहर ये हमसे संभाले नहीं जाते। सो ये उनका जाना। और शहबाज शरीफ साहब को देखें, वो बादशाह, वो फिर आज तो काली ऐनक पहन के, गॉड फादर वाली काली ऐनक पहन के वो मरीजों का आज हाल हवाल पूछने गए हुए थे। सर इस काम के हम इसके आदी हो जाएं, इससे बिजनेस एज यूजुअल। और मुझे कोई पुलिस वालों से शिकायत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जब इनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाएगी, छितर मार के, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके, इनको गालियां दे के पुलिस का सिपाही बनाएंगे, तो फिर उसके बाद यही परफॉर्मेंस होगी जो आपको दी जा रही है। इसका काउंटर आर्गूमेंट लास्ट ये भी हो सकता है, चलो ये जो पुलिस वाले छोटे लेवल पे आते हैं, ये तो गालियां खा के, छितर खा के, डंडे खा के ट्रेनिंग करके आते हैं। ये जो बड़े हमारे जकूटा ये आते हैं, जो CSS करके ASP लाग के आते हैं, इनको तो वाल्टन में जी बाबू बना के रखा जाता है। इनको तो घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, इनको फायरिंग भी सिखाई जाती है, इनको तमीज़ कांटे छुरियाँ भी सिखाई जाती हैं, इनको मतलब ये टाया कोट पहनाना भी इनको सिखाया जाता है। इनके साथ तो कोई इस तरह की बदतमीज़ी नहीं होती। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 36 के हमारे ये पंजाब में बैठे हुए हैं DPOs वटेवर, आप लोग तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ट्रेनिंग लेके आते, आपने कौन सा यहाँ पे सूबे को या उसको आपने उसको सिक्योर कर लिया, उसको छोड़ दे, लाहौर को कौन सा आपका कल लाहौर का ये मेरा ख्याल 7वां-8वां बड़ा ये है, ये जो वाकया हुआ है। सो इट्स बिजनेस एज यूजुअल। बाकी आमिर साहब का लाहौर है, जरा इनसे पूछें। एक तो ये मैं जो क्लाजा साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि इनके फैंसी टाइटल्स पंजाब में और शहबाज शरीफ साहब का ख़ास तौर पे जो है ना, ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं ना, इनमें बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो अपने उनकी कॉस्मेटिक्स जो अपनी फैशन ही नहीं खिदमत होते, और वो पता नहीं कभी फैंसी हैट्स, फैंसी ड्रेस, फैंसी वो ही बदल जाते हैं। कभी वो कभी वो घोड़ा ही रह गया, साइकिल भी चला ली, मोटरसाइकिल भी चला ली, कभी वो माओ की नकल कर रहे होते हैं, कभी भुट्टो की नकल कर रहे होते हैं। आजकल पता नहीं ये मुझे आज वक्त की ड्रेस पता नहीं समझ आ रही है, जो हैट इटालियन ड्रेसिंग आ गई है, वो पता नहीं है उनका फैशन डिज़ाइनर कौन है। पर इन चीज़ों पर है फैंसी टाइटल्स, फैंसी कॉस्मेटिक चेंजेस के वर्दियाँ बदल दो, पुलिस ना ठीक करें, उनकी वर्दी ठीक कर दें जी, हैट ऐसे पहने, टोपी ऐसे पहने, कपड़े वो करें, वो इन चीज़ों पे जोर है। जो हम थाना कचहरी को रोते रहते हैं कि उसके अंदर जो है जो ASP अफसरान जो लगाए जाते हैं डाउन टू द लेवल ऑफ जो SHO SHO MP MNA के कहने पे लगते हैं, उसको खुद इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू में ये नहीं उसकी काबिलियत देखी जाती है कि कितना बहादुर है, उसकी लॉयल्टी टू द स्टेट भी नहीं देखी, लॉयल्टी टू द पर्सन एंड फैमिली, नॉट इवन टू द गवर्नमेंट, वो देखी जाती है कि जनाब ये देखें इसका माजी चेक करें, पहले कहीं ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहा हुआ या वो नहीं रहा हुआ। इस बेसिस के ऊपर जब आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे और उनके अंदर कोई फॉर एग्जांपल कोई अच्छे अफसरान अगर हैं, और होते हैं हमेशा, जो है सारे बुरे नहीं होते हैं, उनकी वो अच्छापन मार देते हैं और उसको ऐसी स्ट्रेट जैकेट में फंसाते हैं कि जितना घोड़े को फंसाया जाता है ना उसके दरमियान में, कि वो बेचारा दाएं बाएं नहीं हो सकता। वो अच्छा अगर होगा और अपनी मेरिट पे काम करेगा तो उसकी 3 महीने बाद जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी।
जो रूल्स को वायलेट करेंगे और जो बेंड करेंगे तमाम रूल्स को, उनकी तरक्कियां होगी और उनकी अपॉइंटमेंट होगी, वो ऊपर से ऊपर जाएंगे। ये कल्चर बन गया है। तो उसके बाद गवर्नेंस क्या होनी है, उसके बाद क्या फिर ये वाकयात नहीं होंगे। तो क्यों एक बात पे, अच्छा दूसरी बात, हम आमिर साहब ब्रेक से वापसी पर करेंगे। ब्रेक फौरी तौर पे लेना है, छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से भी मुताल्लिक बात करेंगे। उन्होंने अपनी 40 साल पुरानी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। डिटेल्स आपके सामने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इमरान खान साहब से मुताल्लिक तो बात करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो मालदीव गए हैं, आमिर साहब आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, उसका एक तो इखलाकी पहलू तो है ही कि इस वक्त बहरहाल ये एक लाहौर में सेंटर में पंजाब के ये हुआ भी, और पंजाब से इनको वोट मिला है कि प्राइम मिनिस्टर उसको छोड़ के एकदम चले गए हैं। और कोई मालदीव जो है वो कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है कि उसका दौरा इस वक्त कैंसिल नहीं किया जा सकता। और ऐसे माहौल में गए हैं कि लोग फिर हक बजाने में, जब वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनाना शुरू करते हैं कि साजिश है। अब हर किस्म की यहाँ पे सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी कि जनाब ये वहाँ पे लास्ट मिनट मैनेजमेंट करने के लिए गए हैं। कोई लिख रहा है कि जनाब हर किस्म की हवाइयाँ लोग उड़ाते हैं, बिल्कुल ऐसा कि जी शायद पता नहीं इनको डर है कि वो कोई जजेस गिरफ्तारी कहीं ना इनको कह दें, पता नहीं क्या वहाँ पे आएगा। क्योंकि जुमे को आ सकता है, हो सकता है अगले हफ्ते आए फैसला, वो जुमे को भी आ सकता है। तो वो एंड टाइम पे जब ये फैसला आने वाला है, और फिर एक तो लाहौर का मैंने कहा ना इखलाकी पहलू है कि वहाँ पे ऐसे मौक़ों पे आप अपनी कौम के साथ खड़े हुए नज़र आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो एक तो वो वाला पहलू, और दूसरा ये सियासी में लोग फिर ये भी देख रहे हैं कि अगर जो इतनी अर्जेंसी में फैसला आने वाला है, सब छोड़ के जो चले गए हैं ऑल द कंट्रीज, मालदीव जैसे मुल्क में जिसकी कोई फिलहाल सच कोई वैल्यू नहीं है जो है ना कि उसके लिए कैंसिल ना किया जा सके। सो इसलिए वो है सियासी पहलू की जो आपने बात की है, थोड़ा सा इसी पे हम आते हैं, जरा सियासी पहलू पे भी बात करते हैं। यहाँ पे जो पुलिस के अंदर बड़े डीप किस्म की एक आ चुकी है, एक जिवाल आया है। मुझे उस दिन थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद ये पढ़े लिखे लोग हैं जो CSS करके आते हैं, हालांकि मोस्टली अब मेरी तरह लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई पढ़ी लिखी लीड नहीं आ रही है। आपकी ब्यूरोक्रेसी में कोई पढ़ी लिखी लीड नहीं आ रही। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कवर करता हूँ पिछले 15-16 साल से, 2004 तक मुझे लगता था 5-6 तक। अच्छी बात है कि मिडिल क्लास से नलायक आ रही है मादरत के साथ। मैं उसी में से आया हूँ, बल्कि उससे भी शायद लोअर लेवल से मैं आया हूँ। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हमारे कम्प्लेक्सेस किस तरह के, लोअर मिडिल क्लास से जो बंदा आता है इसमें, उसके कम्प्लेक्सेस कितने खौफनाक हैं कि वो आके पीपल या स्टेट को सर्व करने के बजाय वो इन लोगों को गुलाम बन के सर्व करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं आपको बात बता रहा था, 2004-6 तक वहाँ अफसरान आते थे, पेश होते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। लगता था कि अभी भी कोई पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास है जो किताब पढ़ती है, जो थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, थोड़ा सा विजन रखती है। आमिर साहब यकीन करें 2005-6 के बाद मैं जानबूझ के 5-6 के ऊपर ले आऊँ थोड़ा सा। अब आप जाए ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, किसी दिन मेरे साथ चलें आप, यू मस्ट वन डे, एक दिन वो होता है ना, एक दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ 40 आपके फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं, यूं लगता है क्लर्क बैठे हुए हैं कि सुपरिटेंडेंट के लेवल से प्रमोट होकर ग्रेड 22 में आ गए हैं। वो क्लास ही खत्म होगी आपकी जो फैसले करती थी, जो डिग्निटी रखती थी, जो सेल्फ एस्टीम रखती थी, जो हुक्मरानों के मुंह पे कह देती थी कि सर ये काम नहीं हो सकता, गलत हो रहा है, सर वो क्लास गायब हो गया आपकी। मैं कह रहा तो अब लास्टली आपका वहां पे एक लड़के ने, शारिक कमाल सदीकी ने स्टैंड लिया। मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो है ये किस लेवल पे जा गिरी है। एक शारिक कमाल सदीकी ने बहावल नगर में लिया कि आलमदार अली का क्या नाम था उसका, उसने कहा मैं नहीं जाता इसके यहाँ खाना खाने के लिए, कि मैंने उसके बंदे पकड़ने के लिए छापा मारा था। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि इसको सूबा बदर करो, इसको लड़के को जुर्रत कैसे होगी पंजाब में किसी DPO को कि उसने जाके उसके घर पे छापा मार दिया मैंने के। उसको इसी मुश्ताक सुखेरा ने उसको टेलीफोन किया कि 3 घंटे है तुम्हारे पास, या तुम जाओ खाना खाओ, माफी मांगो, या सूबा बदर हो जाओ। सर 36 DPO, उतने ही मेरा ख्याल है 5 से 8-10 डिवीजन है, RCO RPO वटेवर, तो ऐसे नाम है याद रहे। एक में भी गैरत नहीं थी कि इसके खिलाफ एहतजाज करता कि हमारे फेलो DPO को इन इल्जामात पर सूबा बदर कर। एक भी आवाज नहीं है सर, नॉट ए सिंगल वन। जो भी हम स्टोरी करने वाले हैं आप उनको दाद तो दें जरा, इसको बासित को, अब्दुल बासित को, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में, कि उनके जूनियर को तमीना उन्होंने जंजुआ को उठा के लगा दिया, जिसका तजुर्बा ही कोई नहीं था, एक्सपीरियंस ही कोई नहीं था, उठा के जूनियर को उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी लगाया नवाज शरीफ साहब ने।
यहाँ फवाद हसन फवाद जो 20वें ग्रेड का आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रहा है, एक भी जकूटा जिन डीएमजी ने एहतजाज नहीं किया कि सर हमारे ऊपर आपने उठा के इतना जूनियर आदमी सर पे उठाया है। एक बासित अली पूरे फॉरेन ऑफिस में से उसने कहा मुझे सर्विस नहीं चाहिए, ये नलायक हैं, निकम्मे हैं, मुझसे जूनियर हैं, बहुत पीछे हैं, इनको डिप्लोमेसी का नहीं पता, मैं नहीं सर्व करता। उसने 1 साल अपनी नौकरी भी कुर्बान की, अपना कैरियर भी कुर्बान किया। पूरे पंजाब में एक भी पुलिस अफसर की आवाज नहीं है। ये आपको सर ये है जो आप यहाँ पे आते हैं, ये निचले लेवल से हमारी जो आप कहें ना बड़ा अच्छा हो रहा है लोअर मिडिल से, सर ये बड़ा बुरा हो रहा है। इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, इन लोगों को मादरत के साथ इन्होंने कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप कभी इनके डिबेट सुन लें, मेरे साथ चलें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, गलत कह रहा हूं अगर ये इनके कोई यहाँ पे थोड़े से व्यूज, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ खड़े होने की थोड़ी सी तमन्ना, सर ये गायब हो। इनके जहन में क्या है, ट्रांसफर है, इनकी पोस्टिंग है, इनकी प्रमोशन है। इनकी जब प्रमोशन के मसले होंगे आपको ये सारी फाइलें दे देंगे सर, आमिर साहब ये लें, ये मिनट्स भी लें, ये फलां भी लें, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलना शुरू हो जाएंगे। इनसे कुछ स्कैंडल की फाइल मांग लें, कहते सीक्रेट है सर, हम नौकरी पे नहीं जाना चाहते। मैं आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इसके डिसएग्री करता हूँ। पहले तो ये मैं नहीं मानता आपकी बात कि अभी जो है ना मिडिल क्लास के एकदम ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। लोअर मिडिल क्लास के जब तक अंग्रेज़ी ज़ुबान रखी है ना, ये एलिटी आती रहती है, वो ज़्यादा ये नहीं। पहली एक बात। दूसरी, मैं आपकी ये बात भी नहीं मानता कि जनाब ये लोग आए हैं तो इन्होंने एलीट जब आती तो बड़ा अच्छा था, ये लोग आए हैं तो कल्चर ख़राब हो गया। मेरी सुनने पाकिस्तानी फ़ौज में भी उन्होंने एज अ पॉलिसी ये इनकरेज किया है कि वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को ये पिछले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा इंडक्शंस किए हैं। और उनके यहाँ मिसालें हैं, जिस तरह यूब खान साहब जो हैं उनके वाले साहब ब्यूगलर थे, ये क्यानी साहब जो जनरल क्यानी थे वो एनसीओ थे उनके वाले साहब, कि एनसीओ का बेटा भी जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में बन सकता है। मगर क्या है, उनकी ट्रेनिंग और उनका जो कल्चर है वो इस तरह के कि उसमें जाके ढल जाते हैं, वो क्लास बीच में से निकल जाती है, उन्होंने वो मेंटेन किया है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो जिस मर्जी वो क्लास से वो आ जाए, क्योंकि अब आप ये बहस कर लें कि एक तो ट्रेनिंग का वो मसला है कि वो क्लास वाला सिस्टम रहता है या वो इशू है। असल बात है कि जो ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उनको जब यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल एंड से, उससे ये हुआ। दूसरी ये जो आप मेरी यार सुन ले, नहीं ये वॉलंटियर करते हैं, वो बिल्कुल वो कल्चर इस तरह के अफसरान को, जिस तरह आपने शारिक सिद्दीकी का मिसाल देते हैं, चुन के उनको मिसाल बना देते हैं कि इस तरह का अफसर ना हो। ये जो 3 CSB अफसरान की जो हम टेकअप करते रहते हैं इशू, बोर्ड जो है कैंसिल हुए हैं, वो क्या है, क्या हो रहा है? और अभी भी जो चौथे का हुआ है उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, फाइल अभी तक वो निकलेगी तो पता चलेगा। वो चुन के उसमें से अपने वही शारिक सिद्दीकीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड जो है उनको सबको फारिग करते हैं, उनकी तरक्कियां रोकते हैं अच्छे अफसरान की। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि तरक्कियां 20वें 21वें 22 के अंदर जो तरक्कियां लॉयल्टी की बेसिस पे करते हैं, करप्ट 3 अफसरान की करते हैं जिन्होंने इनको सर्व करना होता है, जिन्होंने स्टेट को सर्व नहीं करना होता। वो सारा वो मैनिपुलेटिव सिस्टम है, वो सारा का सारा रिग्ड है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी खराब होती है और जिसकी वजह से गवर्नेंस खराब होती है। आप कीजिएगा, मेरा बड़ा खौफनाक डिसएग्रीमेंट है। नहीं, फेयर एनफ होना भी चाहिए। मैं और बात कह रहा हूं, मैं तो इनको, क्योंकि मैं तो जाता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, आप एक दिन निकालें ताकि आपका जो रोमांस है ना इनके साथ ये खत्म हो, ये बिल्डोज करेगा, क्रैश करेगा। मैं तो अभी भी बड़ा डिसेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बड़े हमारे दोस्त जानता हूं, मैं जो है मेरे दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं सर, आप किसी दिन टाइम निकालें, मेरे साथ चलें, एक दिन गुजारें। ओवरऑल एजुकेशन का इनेतात है, उसका इनेतात ब्यूरोक्रेसी में, वो एक बड़ी और 10,000 में से जो आप कह रहे हैं ना बड़ी लोअर मिडिल क्लास, 10,000 में से 200 ने सिर्फ टेस्ट पास किया था, 200 ही सीटें थी। और मुझे एक उसके FPSC के मेंबर ने कहा था, मैं किसी दिन आप कहेंगे उनको अपने शो में ले आएंगे, उसने कहा राउफ साहब जो हमारे सामने इंटरव्यू के लिए पेश आए, हमें शर्म आ रही थी कि इन लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये अल्फाज थे उसके। आप कह रहे हैं ना कि उनको अंग्रेजी जिनको आते, अंग्रेजी भी हमारी ठीक नहीं है सर। इनसे आखिरी किताब इन्होंने दरसी कुतुब जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, उसके बाद कभी आपने कभी किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में किताब देखी है? मैंने तो कभी नहीं देखी, आना जाना मिलना रहता है। जो मैं बात यहाँ पे आपने कहा सियासतदान इनको यूज करते, रुक जाए जरा सर, ये सियासतदानों को यूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर आपके फेडरल सेक्रेटरी के पास है। अगर फेडरल सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का ये उसके चाय के बिल पे दस्तखत न करे, मिनिस्टर आपका चाय नहीं पी सकता। दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। मैं उनकी उसको नहीं, एग एंड चिकन की बहस है। मैं सही कहता हूं कि जिस तरह ये बासित साहब बेचारे, उन्होंने वो सुपरसीड हुए हैं, वो चुप करके शराफत से वो रिजाइन करके चले गए हैं। यहाँ पे फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो 150वें नंबर पे हैं, उसके ऊपर एक नहीं बोला 149 ऑफिसर जो बैठे हुए हैं उनको सुपरसीड हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती और वो बेइज्जत होते रहे हैं, उनको वो बदतमीजी भी उनसे करते रहे हैं। वहां पे नहीं है, वो बिल्कुल उनका भी है कि इनका जो कल्चर था,
मैं कह रहा हूँ कि इनका कल्चर कुछ ये तबाह किया गया, कुछ ये इन्होंने अलाउ किया। हमारे मीडिया के अंदर बड़ी खराबियां हम मानते हैं, जहाँ चंद लोग बड़े सीनियर बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि यार ये खराबियां हैं, कोशिश करते हैं ठीक करने की, करेक्शन की, तो ये तो मानते ही नहीं है। डायग्नोसिस होगा तो फिर इलाज होगा ना, ये डायग्नोसिस ही नहीं होने देते। और ये वो है, अभी आजकल देखें एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उनको पड़ी हुई उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। अब ये देखिएगा जाने से पहले असल धमाका वो CSB ताहिर शहबाज साहब जिनके ऊपर मुकदमात हैं इस वक्त जो है वो सेंटोरस का भी और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग का सारा करके गए हुए हैं। उन्होंने क्योंकि डिलीवर किया हुआ है इन प्रमोशंस के ऊपर, उनको जो है ना वहाँ पे लगा दिया है, मोहतसिब लगा दिया। उस पर अलग किस दिन बात करेंगे पूरा। वो अब नए वहाँ पे एक और आदमी लोग, एक अलग स्टोरी है, पर वो इन ऐसे अफसरान को वो जो है उनको और फवायद देते हैं, और जो अच्छे अफसरान हैं वो नहीं है। इस डिबेट से आगे बढ़ने से पहले बहस है आपका क्या इल्मी बहस नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटीज की बहस है। आपको PSA जाना पड़ेगा। मैं बड़े अफसरान को जानता हूं जो बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे अफसरान हैं, आप पता नहीं किन अफसरों में बैठते हैं। माफ मुझे बिठाएं जरा उनके साथ, आप अपने दोस्त ले आइएगा, मैं अपने मेरे कोई दोस्त नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि हां जर्नलिज्म में मैंने एक चीज सीखी, कोई आपके दोस्त नहीं होते, ना सियासतदान होते, ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सर। आपकी हमारी इंटरेस्ट होती है खबर के साथ होते हैं। ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा एक सांप की तरह फाइल पे बैठा, आपके पॉलिटिशियन के जितनी करप्शन ये ब्यूरोक्रेट जो आके छुपाता है ना सर, कोई नहीं छुपाता। 2-4 बेचारे छोटे लेवल पे ढल जाते हैं, सिस्टम में आप थोड़ा काम करें। आप जो आपके पढ़ने वाले किसी दिन आप उनकी परफॉर्मेंस है ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप उस पे आप उस नुक्ते पे नहीं आ रहे। जरा पब्लिक के अकाउंट्स कमेटी में जाके ये जो ग्लैडिएटर्स है ना ब्यूरोक्रेसी के, जिस तरह हाथ बांध रहे होते हैं, मिनते कर रहे होते हैं, तैयार कर, तो लगता है क्लर्क, मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूं कि क्लर्क के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है मिनिस्ट्री चलाने की। आपकी नए ब्यूरोक्रेसी 20वें 22वें ग्रेड में पहुंची हुई, इससे बड़ा ब्लफ क्या हो सकता है इस 22वें ग्रेड का, कि यह मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है। इसकी डिसऑनेस्टी देखें लोगों की, 1 लाख रुपया भी ले रहे हैं, गाड़ी भी रखी हुई है। ये आपका 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। मुझे जरा ढूंढ के निकालिएगा कितने ब्यूरोक्रेट हैं जो लाख रुपया भी ले रहे हैं और गाड़ी भी रखी और उस पर रखी हुई है। सबके नाम आए थे। ये डिसऑनेस्ट लोग हैं। अगर आपका 22वें ग्रेड का अफसर भी गाड़ी भी रखता है, लाख रुपया वो मोनेटाइजेशन का भी रखता है और झूठ बोलता है कि मैंने नहीं रखी हुई, उसके बाद उससे उम्मीद आप रखते हैं कि आप सोसाइटी को ठीक करके देगा। इसी बात के साथ ब्रेक पे चलते हैं। ये और इस पे हम प्रोग्राम चलाते रहेंगे। आप मेरे साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलेंगे ताकि आपको मैं जरा काम हो आपका। बिल्कुल। अभी हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि ऑफशोर कंपनीज के बाद अकामा सामने आने का ना रुकने का जो सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद हमने सिंध असेंबली में ये देखा कि वजीर आजम के फौरी इस्तीफे के हवाले से करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गया। बाकी क्या हो सकता है, ब्रेक में वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सारी बहस में कुछ अब सियासी पहलू की बात करते हैं। आमिर साहब, जो लोग कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का केस बिल्कुल एक जैसा है, मनी ट्रेल 40 साल पुराना रिकॉर्ड पेश करने के बाद भी क्या समझते हैं कि ऐसा ही है या फिर वो लोग नाकाम हो गए? इमरान खान ने मनी ट्रेल दिया। ये इमरान खान पे जो ये तफ्तीश हो रही है ना, मैं वैसे जनरली खुश हूँ कि ये सियासतदानों की ये तफ्तीश हो रही है, जो है ना बड़ी अच्छी है। ये तो 30-40 साल से एक मदर पिदर आज़ाद हो गया था कि ये इन्हतात आया था सियासतदानों के एक क्वालिटी में, वो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुआ था। ये जो रोल मॉडल बना था ना कि अगर आपने बिजनेस अपने इंटरेस्ट वॉच करने के बिजनेसमैन आ गया सियासत में, तो वो बड़ा अच्छा मॉडल हो गया था। हर बिजनेस फैमिली जो है वो एक आधा बच्चा सियासत में डाल देती है। 70 से पहले जो है ना बिजनेसमैन अवॉइड करते थे सियासत में आना कि यार इसमें हम नहीं आएंगे, फंस जाएंगे। ये अब मॉडल बन गया। उसके बाद वो कहते हैं जनाब आपने परमिट लाइसेंस लेने हैं, SROs अपनी मर्जी के करवाने हैं। तो ये सारी पावर लॉबीज बैठी हुई हैं असेंबली के अंदर, ये वो हो गया है। और ये स्टार्ट इसका मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुआ हुआ है। अभी ये जो इनकी अब तफ्तीश शुरू हुई है ना जनरली पॉलिटिशियंस की कि जनाब असासे जमा कराओ, टैक्स इवेजन देखो, आप और हम बैठ के निकाल रहे होते हैं, उससे अब ये देखिएगा 5-10 साल में ये भाग जाएंगे। ये क्या करेंगे यार, यासिर जरदारी साहब ने फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट की थी ना कि इलेक्शन लड़ेंगे, और मेरा ये ख्याल है और इनका भी यही ख्याल है कि वो इसलिए भाग गए कि असासे जमा करने थे, और उस पर हमने स्क्रूटनी, आपने डराया था वो ना, हमने वो ये कहा कि लेके आए। हम तो देखना चाहते हैं कि उसमें $60 मिलियन जो हैं वो स्विस वाले का जिक्र है कि नहीं है। जाती की वो तो आ रहे थे जरदारी साहब। तो हैविंग सेड दैट, इस केस का और नवाज शरीफ साहब के केस का
2-3 बड़े वाज़ेह फ़र्क हैं। ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि उनकी तफ्तीश वही करेंगे, हम नहीं जसारत कर सकते उनको बचाने की। फ़र्क 3 है बड़े, एक स्केल का फ़र्क है कि जनाब इनकी जो करप्शन है वो फवाद चौधरी का मेरा ख्याल वो ट्वीट चल रहा था कि ये टोटल 50 लाख का केस है, वो 800 करोड़ का है जो आया हुआ है पैनमा के अंदर जो है ना, 800 करोड़ है, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा और निकल आएंगी जायदादें अगर किया जाएगा। स्केल का फ़र्क है कि टोटल 50,000 पाउंड उन्होंने जस्टिफाई करने हैं कि जनाब ये इसकी मनी ट्रेल है या नहीं है, और उनके बकौल उन्होंने सारी दे दी है, और उनके बकौल जो है उन्होंने 3.5 लाख पाउंड्स की जो है ना वो पेश कर दिए गए, ये मनी ट्रेल दे दे। अदालत इसका फैसला करेगी, मैं उसमें नहीं करना चाह रहा। दूसरा उनका एक जाती है, वो उनके जाती पैसों के मुतल्लिक है, उन्होंने मिस यूज़ ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, वो कभी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, उनकी जाती करप्शन के हवाले से ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जबकि इनकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो एग्जैक्टली यही है जो सारी GIT की रिपोर्ट है कि इनकी जो 79% और 100 गुना दौलत जो बढ़ती रही है वो उन अदवार में उतरी है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे 90 और 93 और 97 और 99 के दरमियान में। वो शक ये है, तफ्तीश ये है केस कि वो हमारा पैसा था जो चोरी होके मनी लॉन्डर होके ये इन्होंने बनाया हुआ है। सो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तीसरी लास्टली मैं कह दूँ कॉन्सिक्वेंसेस का, असरात का फ़र्क है। लोग ये जो समझ रहे हैं कि जी ये करेंगे बराबर हो गया, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसकी सियासी असरात ऐसे नहीं है। इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना मोस्ट लाइकली अगर प्राइम मिनिस्टर की होती है ये मिनिमम 5 साल से लेके 10 साल और लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, जिस तरह के ये जस्टिस चीमा साहब की हुई थी कि डिस्क्वालीफाई हो जाए वो बाई इलेक्शन में दोबारा आ सकते हैं। इवन उनकी पार्टी जो है फॉर एग्जांपल, वो मैं बड़ा खुश हूँ कि वो भी तफ्तीश हो रही है, क्योंकि फॉर टू लॉन्ग ये सारी पार्टीज जो है ना ये इन्होंने इस तरीके से, इनके पार्टी फाइनेंसिंग इतना बड़ा गंद है सारी पार्टीज का है। ये मैं समझता हूँ PTI की तो बहुत बेहतर ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, ये पीपल्स पार्टी की और इनकी नून लीग की खुल गई जिस तरह तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट वाले कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंद होगा वहाँ पे, जिस तरह भी ये 14 करोड़ वाला मामला एक प्राइम मिनिस्टर का आया हुआ है। मगर उसके अंदर मैं उसके अंदर आखिरी ये बात करता हूँ, फ़र्ज़ करें वो उसमें उनकी पार्टी भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है, बैन हो जाती है, तो बड़े आराम से अगले दिन एप्लीकेशन करवा के वो नई पार्टी बना लेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब वो पार्टी के लोग भाग जाएं। वो पार्टी नहीं खड़ी हो सकती जिसके वोटर भाग जाए और जिसके ऑफिस बेरर्स भाग जाएं। अगर किसी का वो कागजों में पीपल्स पार्टी वालों ने फॉर एग्जांपल उस वक्त बैन लगाया था मुशर्रफ दौर में, उन्होंने 3 की बजाय 4 PPP वाली एक पार्टी रजिस्टर करवा ली थी। सो कॉन्सिक्वेंसेस का फर्क है। कॉन्सिक्वेंसेस की जो बात की क्लासेस साहब, उसमें तो वाज़ेह तौर पर ज्यादा जो नुकसानात है सियासी साथ वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिलेंगे, इमरान खान साहब का तो कुछ नहीं जाएगा। वैसे दाद देनी चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम को भी, या हमारे दरबारी जो हमारे जैसा मीडिया है उनको भी, कि उन्होंने एक शरीफ फैमिली की 40 साल की करप्शन को इमरान खान के एक फ्लैट के साथ इक्वेट कर दिया है कि इमरान खान का एक फ्लैट और इनकी 40 साल की इनकी बराबर की। वो खुद कहते हैं हमारी, बल्कि आपको याद होगा वो तो कहते हैं अंग्रेजों ने भी हमारी इंक्वायरी की थी 1936 में, जब प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं कौन सा ऑर्डर था जो उन्होंने इनको दिया जिसकी वहां से उनकी इतफाक फाउंड्री से कोई माल बनाया गया, पता जंग अजीम को उनका कोई सामान बना रहे होंगे शायद, मुमकिन कोई अगर उसमें कोई कंट्रैक्ट में घपले हो गए थे, इंक्वायरी हो गई थी। खुद कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1936 से हमारी इंक्वायरी हो रही है। एक का 1936 से इंक्वायरी हो रही है, दूसरे को ये कहा गया कि तुमने लंदन में फ्लैट खरीदा था, तो वो कैसे खरीदा था, आपने बनी गाला की आपने कैसे खरीद ली थी यहाँ पे जदाद। बनी गाला के एक वाक्य का मैं खुद आई विटनेस हूँ, पहले भी सुना चुका, दोबारा सुना देता हूँ। यहाँ पे तो मिस्टर बुक्स है, उसके यूसुफ भाई हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े मेहरबान, और किताबों का बड़ा उन्होंने बड़ी खिदमत की। उनके यहाँ मैं बैठा था, अक्सर मैं किताबें लेने चला जाता हूँ वहाँ पे। आगे मुझे नहीं पता था वहाँ पे पहले से कोई अब्बासी साहब बैठे थे, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा इमरान खान ने ये जो ज़मीन है ना बनी गाला वाली, हमने इमरान खान को बेची। उन्हीं दिनों ये फिर किसी जगह ये सवाल जवाब हो रहे थे, उसको पता चला अगेन मेरा के TV का है, तो उसने फिर वही गुफ्तगू छेड़ दी। तो मुझे यूसुफ भाई ने कहा कि इन्होंने ज़मीन ये बेची थी इमरान खान को। मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कि सुनाए क्या डिटेल्स हैं। उसने कहा जनाब कि इमरान खान साहब को ज़मीन सारी हमने बेची थी। उस वक्त बड़ी सस्ती ज़मीन थी, जो आज लगती ना अरबों रुपए की, उस वक्त बड़ी सस्ती ज़मीन थी। ये आज से कई साल पहले इन्होंने ली थी, इन्होंने 90s में ली थी। उन्होंने जनाब जब इमरान खान साहब के साथ तय होगी सारी चीज़ें, तो हमने ये कहा ऑफर की, जो पाकिस्तान का रिवाज है यहाँ पे, इस्लामाबाद का तो सारा है कि आप उसको अंडर वैल्यू करो ताकि टैक्स के आपको पैसे बच जाए जो आप उसके रजिस्ट्री कराने जाते हैं। कहते हैं हमने एज यूजुअल इमरान खान को ऑफर की कि इसकी ज़मीन की कीमत कम कर देते हैं।
उसने कहा क्यों जी, आप क्यों कम कर देंगे? उन्होंने कहा बिकॉज कि इससे आपको टैक्स की ड्यूटी बच जाएगी। ये यूसुफ भाई गवाह है, मिस्टर बुक्स वाले, ये बैठे हुए थे जब उस बंदे ने बात सुनाई है, उनका दोस्त है वो बंदा, अगेन को अब्बासी साहब थे वो। उसने कहा इमरान खान ने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, जो ओरिजिनल इसकी प्राइस है वही लिखे, जितना टैक्स ड्यूटी पड़ेगा मैं पे करूंगा मैं। अगर इमरान खान ने टैक्स ड्यूटी पे भी, हमें अगेन इमरान खान की बहुत सारी चीज़ों पे हम भी नाक़िद हैं, हम तनकीद भी करते रहते हैं, और पर्टिकुलरली जिस तरह का करप्ट वो पीपल्स पार्टी उनको इसाक हकवानी ने इकट्ठी करके दे दिए, जहांगीर तरीन ने जो माल मत आया उन पर बैगेज उनके गले में डाल दिया है, उस पर हमेशा हम नाक़िद रहते हैं, और ये इनको लेकर डूबेंगे भी सही, ये अलहदा एक बहस है। लेकिन इमरान खान को उसकी तरफ आते हुए, उसकी तरफ के उनकी फाइनेंशियल डीलिंग है, अगर उसने इनकी कीमत नहीं कम करवाई, जो कि मुरव्विज यहाँ पे है, ये हर एक का निकाल रहे हैं, उसने कीमत कम कराई होगी, तो बाकी चीज़ों में वो नहीं करेगा। और तीसरी बात ये है कि वो जैसे क्रिकेटर्स रहा है, उसने पैसे कमाए हैं, चलो 40 साल का, जैसे आमिर ने कहा, एक तो अच्छी चीज़ हो जाए कि हम भी अलर्ट हो गए हैं। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट आता है कि मैंने भी अपने हिसाब किताब ठीक रखने शुरू कर दिए। अब मैं भी जो लेन देन करता हूँ उसका डॉक्यूमेंट रखता हूँ, जो बैंक ट्रांजैक्शन करता हूँ, मुझे भी पता चल गया है कि पाकिस्तान से पैसे अगर मैंने बाहर भेजने, बैंक के जरिए भेजने, हुंडी के जरिए नहीं भेजने, अगर मैंने कोई यहाँ पे जमीन लेनी है, मैंने उसकी कीमत कम नहीं करानी कि कल को 10 साल बाद कोई कागज लेके आ जाएगा, ये देखें जी कीमत इसकी 10 करोड़ थी और रऊफ साहब ने 5 करोड़ लिखा के, ये देखें जी तो 1 करोड़ पे, इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये रूल ऑफ लॉ होता है। ये जब बड़े लोगों का हिसाब होता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मेरे ऊपर भी आ रहा है। मैं भी ट्रांसपेरेंट हो रहा हूं, मैं भी बैंक के साथ डीलिंग ठीक कर रहा हूं, मैं अपनी डीलिंग को ठीक कर रहा हूं, अगेन मुझे पता चल रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूं, एजुकेट हो रहा हूं कि ये मैंने चीजें नहीं करनी। आपने जिस तरीके से मादरत के साथ, मैं मतलब हमारी जुडिशरी, हम बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, जिस तरीके का चीज़ों को इक्वेट करने की वो की गई है ना कि जी उनका जी वो जमैमा भी लेटर लिख रही है, वो भी बैंक की स्टेटमेंट दे रही है, ससेक वो भी दे रही है, आपकी काउंटी भी दे रही है, आपको वहाँ से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। वैसे यार दोस्त हमारे मैसेजदार तो उनको भी देनी चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी इमरान खान ने फेस कर ली है। दैट्स ए वेरी ब्रेव ऑफ हिम कि छुपा नहीं है, नहीं जी मेरा क्यों, मैं नहीं देता, मैं फला नहीं करता, उसने दी है। और तीसरी लास्टली चीज, जो ये फंड रेजिंग पे बात कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हमारा अगरचे ये मसले नहीं है जैसे आमिर कहते हैं, जो फॉरेन ऑफिस की उनकी क्या नाम है, एजाज चौधरी साहब की बेगम साहबा जो हैं, अपनी एनजीओ के लिए वो गैर मुल्की एम्बेसी से लेके पैसा लेके आई। ये 26 गैर मुल्की एम्बेसी से, एजाज चौधरी जो आजकल एम्बेसडर है हमारे वहाँ पे उसमें वाशिंगटन में, उनकी बेगम साहबा, तारिक फातमी की बेगम साहबा, इन सब ने मिलके, इनकी पफवा एनजीओ ने जाकर 26 मुल्कों से $26,000 वो लेके आई है फंड। उस पे तो कोई अदालत का सुओ मोटो नहीं बनता। उस पे तो हमारे तलाल चौधरी साहब, हमारे दानियाल अजीज साहब, तारिक फजल साहब, मरियम औरंगजेब साहबा, अब्बासी हनीफ अब्बासी साहब की भी, हमारे दोस्त की, उस पे गैरत भी नहीं जागी कि हमारे फॉरेन ऑफिस की खवातीन ने जाकर 26 एम्बेसी से पैसा कैसे ले लिए। ये रिपोर्ट कर चुके हैं हम। इमरान खान को बहर बरून मुल्क से पैसा आ रहा है, वो बड़ी जाती हो रही है। हम उन लोगों को जानते हैं, अकबर चौधरी साहब जो हमारे जीना के दोस्त हैं, तो हम उनको जानते हैं कितनी मुश्किलों से वो एक टक्का, एक डॉलर, आप तो माशाल्लाह बैग भर के बाहर ले गए ना, ये उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से बेचते हैं जो अपनी हलाल के पैसों से कि कैंसर के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में दूसरी एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं, चले रेमिटेंसेस पे रहे हैं, ये पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। सही है, आप उसको इक्वेट करें। लेकिन अगेन मैं लास्टली कहूंगा, इट्स वेरी ब्रेव ऑफ इमरान खान कि उसने इस पूरे प्रोसेस को बहादुरी के साथ फेस किया है, एंड ही हैज कम क्लीन, कहते हैं, कम आउट वेरी क्लीन। और अगेन जो मैंने कहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये है कि पूरी सोसाइटी अपने आप को ठीक करेगी। कम से कम मैं तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें कर रहा हूँ लीगल करूँ, डॉक्यूमेंटेड करूँ, कल को सोसाइटी के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनामा से अकामा तक की कहानी तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन अकामा ज़दा निकल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कल तक जो पीपल्स पार्टी JIT की बड़ी मुखालिफत कर रही थी, वो आज उसी JIT के गीत आखिर क्यों गा रही है, इसकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले तो किस्सा ऑफशोर कंपनीज तक का था आमिर साहब, अब तो अकामा ज़दा जिसको देखो वो अकामे में निकल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टोरी सामने आ गई, ये भी अकामा रखते हैं, वर्क परमिट इनके पास। इशू को बहुत पहले पब्लिक हो जाना चाहिए था, अभी रिसेंटली डिस्कवर होना शुरू है प्राइम मिनिस्टर के उस अकामे के बाद कि पता चल रहा है कि जनाब सिंध में पहले शर्जील मेमन का अकामा देखते थे, फिर उनके वज़ीर दाखिला का अकामा एक कर रहा है, सिंध के चीफ मिनिस्टर का वो डिनाई कर रहे हैं कि अकामा वो जो छप रही है वो गलत है, लेकिन वो नहीं है।
मगर जो यहाँ पे सर्कुलेशन में तो अफवाहें सोशल मीडिया में डार साहब के मतलब भी की जा रही हैं, पर दो तो कंफर्म्ड हो गए ना। डार साहब ने अपने जवाब में लिखा है, अकामा था उनका। नहीं था तो सही, वो तो था। अब ये दरमियान में यहाँ पे इस दौरान में रहा या नहीं रहा, सेनेटर थे सेनेटर के अंदर वो कामा बिल्कुल वही वाला, उसके दौरान में वो उन्होंने कहा, बल्कि वो पहले नॉन रेजिडेंट सेनेटर उन्होंने डिक्लेयर किया और किसी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एक आदमी जो कि अपने आप को नॉन रेजिडेंट अपने टैक्स रिटर्न्स में फाइल कर रहा है और वो सेनेटर भी है, मतलब सेनेटर होना, एक MNA MP होना असूली तौर पे एजाज़ होना चाहिए। और आप कहें जी मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ और मैं सेनेटर भी रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इशू है। मगर जो प्राइम मिनिस्टर का एक इशू था ख्वाजा आसिफ साहब का भी, ये बिल्कुल और क्लास है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, होना चाहिए असूल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप बिजनेस ना करें, मगर क्योंकि कानून नहीं है, गवर्नमेंट में होते हुए आप अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, जो है ना वो गैर कानूनी है। और फॉर द पीपल अगर ये पता चले कि जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर भी जो हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ का आपका कहना है कि वो 7 मई 2013 को वो एक्सपायर कर गया था उनका, और 11 मई को इलेक्शन हुए थे, तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स में उसका जिक्र है। और उनके जो मुखालिफ हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है कि नहीं जनाब ये बाद में भी वहाँ पे कारोबार करते रहे हैं, बिजनेस नहीं नौकरी का इनका वो था, और उसमें से ये पैसे कमाते रहे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा, डार साहब खुद ही अगर सबूत होंगे वो लाएंगे, फाइल करेंगे। उस्मान डार को दाद दें, उस्मान डार को से वो भी वैसे शेर का बच्चा ना लड़ा वैसे ख्वाजा आसिफ से उसने भी पूरी जंग लड़ी है वैसे उस्मान डार ने, पहले इलेक्शन पे लड़ा, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब अकामा पे उस्मान डार लड़ाई पूरी लड़ा है। एक तो ये इसका लीगल पहलू है कि जनाब ये आप आया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होते हुए आप एक वर्क परमिट, एक लेबर परमिट एग्जाम्पल होता है वो लेते हैं। इसका एक अखलाकी पहलू है, इसका एक कौमी पहलू है कि शर्म की बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो उन्होंने मान लिया है कि प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई होता नहीं होता ना, ये किसी के लिए भी इससे बड़ा क्या एजाज हो सकता है क्या कि उन्होंने एक लेबर का जो है ना कामा रखा था जिसपे उन्होंने इनकार नहीं किया जी। वो पहले सेल्स मैनेजर थे, मतलब ये है कि वहाँ पे वो जो है ना तेल पानी चीज़ें बेचते थे, यही है सेल्स मैनेजर क्या होता है, उसको काट के फिर उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर कर दिया कि जी वो मार्केट करते थे। अब प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी तेल पानी सालन, फिर वो चेयरमैन बन गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं चेयरमैन नहीं था, मैं मार्केटिंग मैनेजर था और वो मेरा सेरेमोनियल था। वो ऐसे ही मजाक में रखा था, बच्चे कहते थे कि चेयरमैन अंकल डैडी चेयरमैन है आप, जो है वो कह रहे हैं सेरेमोनियल था। मगर ये शर्म की बात है कि हमारे मुल्क के जो कि मेन डिफेंस के आप देखें ना इंचार्ज, टेक्निकली आर्मी चीफ से का बॉस जो है वो आपका डिफेंस मिनिस्टर होता है, इन पेपर्स जो है प्रोटोकॉल में उनसे बड़े हैं। तो पाकिस्तान फौज पाकिस्तान का जो सरबराह है, जो टेक्निकली सरबराह है ऑन पेपर, वो जी उसके पास जी वो वर्कर परमिट है, अगर ये सही निकल आता है। साथ में दुबई में आज लतीफ़ा क्या है, आपको दुबई में लतीफ़ा क्या है, आज लतीफ़ा जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि एक पाकिस्तानी गया वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने के लिए दुबई के शेख के पास, तो जब सारी चीज़ें तय हो गई, CV हो गई, उसने कहा तो आप कितनी सैलरी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो पाकिस्तानी ने कहा जी 15,000 दरहम लूंगा। उसने कहा जा भाई तू अब हमारे साथ ये करते हैं, हमने तेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को 10,000 रुपये भर्ती किया हुआ है, ये दुरानी साहब ने मुझे भी भेजा, तू बैठ के हमसे 15,000 मांग रहा है। पाकिस्तानी वहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं कि उसके बाद रेट हमारा 10,000 से नीचे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म 10,000 पे चला गया, आपका वज़ीर-ए-आज़म 10,000 पे पाकिस्तानी क्लास साहब शर्म से सर झुक गया है। और मुझे बहुत सख्त तकलीफ है जब पाकिस्तानी कि ये उन ऑफिसर्स की इज्जत नहीं कराते। आपको पता है कि दुबई के अंदर जो है जब कामा लेने जाते हैं ना, वो आपका एड्स का टेस्ट करते हैं, वो आपके सारे मेडिकल टेस्ट करते हैं कि आपके साथ कोई बीमारी नहीं है, फिर आपको खुद इन पर्सन जाके वहाँ फिंगर प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, क्यू में खड़ा होना पड़ता है, तस्वीर उतारनी पड़ रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये इतने बड़े लोग जिनको हम पाकिस्तान में 20 करोड़ के, हम अपने आप को बहुत फन्ने खान मुल्क समझते हैं कि हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है, हम जो है इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं और हमारी शान ये है कि ये लाइनों में लग के जो है और फिंगर प्रिंटिंग करा रहे हैं, एड्स के टेस्ट करवा रहे हैं, कोई सेल्स मैनेजर की नौकरी भी साथ रख रहे हैं, साथ में PM हाउस भी चला रहे हैं और साथ में वो भी चला रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा ऐसा पाकिस्तानी शर्म सर से झुक गया। मैं एक चीज़ ना जो हमारी डिबेट में मिसिंग है, सारी जानबूझ के मिसिंग की जा रही है, हम खुद मिस कर रहे हैं, इवन आमिर साहब भी मिस कर रहे हैं, इनकी नीयत पे शक तो नहीं करता।
हम ये कह रहे हैं कि वजीर होते हुए भी इनके पास अकामा था। हम इस चीज़ पे एतराज़ नहीं कर रहे कि जनाब ये MNA सेनेटर होते हुए भी अकामे रखे हुए हैं इन्होंने। ये उससे बड़ा, अगर आप उस वजीर के तौर पर आपके पास अकामा नहीं हो सकता, वजीर आजम के तौर पर आप वर्क परमिट नहीं ले सकते सपोजली, तो MNA सेनेटर होते हुए कैसे ले सकते? इसाक डार, मतलब फ्रॉड देखें, इसाक डार हमारे साथ क्या करते रहे, वो फरमाते रहे यहाँ से 2002 के बाद 3 के बाद सेनेटर भी थे और कहते थे मैं, जैसे आमिर ने कहा, नॉन रेजिडेंट हूं, मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं, पाकिस्तान में रहते नहीं तो सेनेटर कैसे बने हुए हैं? और अगली बात, जो चुप हो गए, खामोशी हो गई, जो जाली लेटर उन्होंने 183 होते हैं कि अगर 183 दिन से ज्यादा बाहर पाकिस्तान में तो यू आर नॉन रेजिडेंट है ना। जब सेनेट में जहां से आपको सैलरी मिल रही है, आप क्लेम ही नहीं कर सकते, आप 180 आप एप्लीकेबल नहीं होता। सर मैं ये बात कह रहा हूं, हम कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। हमारे ऊपर 180 दिन वो एप्लीकेबल नहीं होते। अगर मैं सेनेटर हूं, अगर मैं MNA हूं, मैं सैलरी ले रहा हूं, मैं वहां पे आके हाजिरी लगाता हूं, मैं आके मैं शो करता हूं। डार साहब आपका क्या ख्याल, 6 महीने बाद सेनेट आते थे, वो 6 महीने आपका हर महीने सेनेट का इजलास होता था। डार साहब ने शो किया है कि मैं तो सेनेटर होते अकामा ले सकता हूं। डार साहब मुलाजमत कर रहे थे, सेनेटर थे। अब इनका आ रहा है, इनका ख्वाजा आसिफ साहब का आ रहा है कि यहाँ पे MNA भी थे और मसूफ मुलाजमत भी कर रहे थे। वजीर आजम साहब यहाँ वजीर आजम भी थे और वहां पे मुलाजमत भी कर रहे थे। कौमें नेशनल प्राइड होती है, जो कौमें अपने उस पर प्राइड फख्र नहीं करते हैं अपने आप पे एज अ कौम, उनका कुछ नहीं होती। सबके बच्चे बाहर के हैं, फॉरेन नेशनलिटीज हैं, तमाम के हैं। जरदारी के बच्चे बाहर ज्यादा रहते हैं। ये इमरान खान की तो सूरत हाल ऐसी थी कि उनकी फॉरेनर वाइफ थी, चले वो उनको थोड़ा सा माफ कर देते हैं उनको। बाकी निसार साहब के भी बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के बच्चे सारे फॉरेन नेशनल हैं। क्या मजाक है, क्या मजाक है। मेरे दोस्त रहमान मलिक को आप भूल गए हैं। आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ रहे जबकि इनके बच्चे नहीं रहना चाहते। ऑयल टैंकर्स के हवाले से कुछ मैं बात करना चाह रही हूँ। ये कौम का अब हमारे पास हालांकि टाइम बहुत कम रहेगा, लेकिन इशू बहुत बड़ा बनने वाला है। ऑयल टैंकर ने हड़ताल कर दिया जी, आप हमें रेगुलेट नहीं कर सकते। और ऑयल टैंकर के पीछे माफिया कौन बैठा हुआ है? वो मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी इनकी बैठी हुई हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड होने को तैयार नहीं है, जो रेगुलेट होने को तैयार नहीं है, जो ड्राइवर्स की SOPs को फॉलो करने को तैयार नहीं है, जो ये कहती हैं कि हमारे ड्राइवर्स को इनको अलाउ होना चाहिए सड़कों पे बंदे मारें, गैर महफूज, ये तेज रफ्तारी करें, ये वहां पे गिर जाएं। ड्राइवर के पास कोई उसके इमरजेंसी का कोई तरीका नहीं है कि अगर टैंकर उलट गया है तो आपने कैसे वहां पे आपने मैनेज करना है। आपके पास जिन डिस्ट्रिक्ट से गुजरना है, क्या वहां का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास, कोई इमरजेंसी नंबर्स हैं, आप वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप उनको वो करेंगे, रोकने के क्या, उसको कोई नहीं किया गया। इस मुल्क को दाद दें ना, मुल्क का वजीर आजम अकाउंटेबल होना चाहता है, वो कहते साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। वहां से लेके ऑयल टैंक का ड्राइवर तक इस मुल्क में रेगुलेट होने को तैयार नहीं है। ये हमारा माइंड सेट बन गया। बिलियंस ऑफ रुपीज इन पे, आपको याद होगा ताहिर महमूद साहब जो ऑडिटर, वो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने बहुत बड़ा रेफरेंस वो फाइल किया था। 120 अरब रुपए का वो आज तक दबा हुआ है, किस दिन निकलेगा? डॉक्टर वकार मसूद ने दिया था। ऑयल कंपनीज खा गई थी बगैर सूदों के, ऑयल कंपनी पैसा खा के, उन्होंने कहा जी हम इनको डिफरेंस पे करें। डॉक्टर वकार मसूद साहब ने पेमेंट करवाई थी, सेक्रेटरी फाइनेंस थे। अरबों रुपए इस कौम के खा रहे हैं, लेकिन इनको ये कहे ऑगरा कर कहे कि रेगुलेट कर लें अपने आप को, थोड़ी सी ड्राइवर्स के साथ SOPs तय कर लें। उन्होंने पूरे मुल्क में बुरहान पैदा कर दिया, तेल की सप्लाई रोक दी है। इस मुल्क में आपका सदर पाकिस्तान वो कहते हैं मेरी तरफ ना आना, आपका वजीर आजम कहते हैं मेरे खिलाफ आपने बात की तो ये साजिश हो जाएगी, आलमी साजिश हो जाएगी। वो टैंकर ड्राइवर कहते हैं जिसके पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का माफिया बैठा होता है, वो कहते हैं अगर आपने हमें कुछ कहा तो हम आपका तेल पानी, ये कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, और ये इन लोगों ने हुक्का पानी इस मुल्क और कौम का बंद करा दिया। बिल्कुल ठीक है। इस बड़ी अहम और जरूरी बात के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।